आपको ना, जैसे पहला वाला था ग्रोथ, तो ग्रोथ के बारे में डिस्कशन हो रहा था, बट मैंने आपको स्लाइटली ओवरव्यू दिया था चीज़ों का, है ना। तो जैसे हम कहते हैं भाई ग्रोथ, ग्रोथ कैसे होती है, तो हमने कहा था आउटपुट इन गुड्स एंड सर्विसेज जब बढ़ जाते हैं तो ग्रोथ होते हैं, लेकिन कंप्लीट नहीं दिया था क्योंकि वी वर डिस्कसिंग। ठीक है, तो बच्चों ग्रोथ जो है इट इज रिफ्लेक्टेड इन, किस चीज से ग्रोथ शुरुआत होती है। ए, इंक्रीज इन द साइज ऑफ प्रोडक्टिव कैपिटल। अब प्रोडक्टिव कैपिटल क्या होती है? प्रोडक्टिव कैपिटल होती है बच्चों जैसे कि ह्यूमन कैपिटल प्लस फिजिकल कैपिटल का कॉम्बिनेशन। जैसे मान लो आपके पास कोई मशीन है, आपने मशीन बनाई, मशीन जो है थोड़ी एडवांस्ड है, लेकिन उस मशीन को यूज करने के लिए बच्चों हमारे पास वो भी तो होना चाहिए ना, ह्यूमन रिसोर्स। वो ह्यूमन कैपिटल में आता है। ह्यूमन कैपिटल एकदम से नहीं बढ़ सकती। फिजिकल कैपिटल आप खरीद सकते हो, एकदम से लेकर आ सकते हो, बट ह्यूमन कैपिटल आप एकदम से नहीं बढ़ा सकते। जब तक स्कूल्स कॉलेजेस अच्छे नहीं होंगे, वोकेशनल ट्रेनिंग्स अच्छे नहीं होंगे, ट्रेनिंग सेंटर्स नहीं होंगे, तब तक ह्यूमन कैपिटल नहीं बढ़ सकता। और ह्यूमन कैपिटल इज अ स्लो प्रोसेस। ह्यूमन कैपिटल इज अ स्लो प्रोसेस। बच्चों गिव मी अ सेकंड। हाँ जी बच्चों, तो बच्चों देखो, इंक्रीज इन द साइज ऑफ प्रोडक्टिव कैपिटल, तो मैं आपको बता रहा था कि जो ह्यूमन कैपिटल होती है, इसको हम एकदम नहीं इंक्रीज कर सकते कि हम गए और हमने खरीद ली ह्यूमन कैपिटल, आ जाओ भैया तुम इंजीनियर और डॉक्टर हो, ऐसे नहीं। तो धीरे धीरे ग्रो करती है। एजुकेशन कैसी है, आपके हेल्थ कैसी है, मान लो किसी कंट्री के अंदर बच्चों है, ये चैप्टर नंबर 5 है ह्यूमन कैपिटल वाला, HCF, ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन। मैं थोड़ा सा आपको हल्का सा उसका एक ओवरव्यू दे रहा हूँ ताकि यहाँ समझ पाओ। देखो बेटा, अगर आपके यहाँ मान लो एजुकेशन सिस्टम्स बहुत अच्छे हैं, आपके यहाँ वोकेशनल ट्रेनिंग बहुत अच्छी है, स्किलफुलनेस है लोगों के अंदर, ठीक है, लेकिन उनकी हेल्थ खराब है, फिर क्या होगा? बीमार है पॉपुलेशन, तो भी वो यूज के नहीं है। वर्क फोर्स का मतलब क्या होता है ये भी समझना चाहिए। वर्क फोर्स का मतलब ये नहीं होता कि सिर्फ वर्कर है। वर्क फोर्स का मतलब होता है डॉक्टर, लेबर, लेबर में कौन आता है? डॉक्टर, इंजीनियर, ठीक है, साइंटिस्ट, सब लेबर में आ जाते हैं। इसे बोलते हैं लेबर फोर्स। लेबर फोर्स के अंदर जो एक्चुअली में काम कर रहा है वो वर्क फोर्स, ठीक है ना। तो ये चीजें होती हैं। अब देखो यहाँ पे क्या, इंक्रीज इन द साइज ऑफ प्रोडक्टिव कैपिटल, ये एक साइज, एक वो है इंक्रीज इन द साइज ऑफ सपोर्ट सर्विसेज। अब आप कहोगे सपोर्ट सर्विसेज क्या होती हैं सर? सपोर्ट सर्विसेज होती हैं बेटा जैसे बैंकिंग, वेयर हाउसिंग, ट्रांसपोर्टेशन, ये सब क्या है? ये सपोर्ट सर्विसेज। बेटा प्रोडक्टिव कैपिटल के अंदर आता है गुरमन, जैसे कि ह्यूमन कैपिटल प्लस फिजिकल कैपिटल का दोनों का कॉम्बिनेशन ले लो, ठीक है ना, वो चीज जो भी मैंने समझाई थी थोड़ी देर। बच्चों सपोर्ट सर्विसेज का साइज बढ़ गया। और सी, जो जापान में हमें देखने को मिला, इंक्रीज इन द एफिशिएंसी ऑफ द प्रोडक्टिव कैपिटल। प्रोडक्टिव कैपिटल है और उसकी एफिशिएंसी में भी इंक्रीज, ये भी ग्रोथ का इंडिकेटर है। एफिशिएंसी तो वो चीज है बच्चों जो 2 को 2.5 बना दे, 3 को 4 बना दे। सही बात है ना।
आप कम इनपुट में ज्यादा आउटपुट प्रोड्यूस कर पा रहे हो, दिस इज एफिशिएंसी। आप कम इनपुट में ज्यादा आउटपुट प्रोड्यूस कर पा रहे हो, दिस इज एफिशिएंसी। ग्रोथ के इंडिकेटर समझ में आ रहे हैं ना, कैसे कैसे हम ग्रोथ चेक करेंगे, ग्रोथ हो रही है। सर हाँ जी बेटा, somebody was asking something। सर ये वही पॉइंट्स है ना जो हमने पहले लिखवाए थे, ग्रोथ कम्स व्हेन देयर इज, आगे यही पॉइंट्स है ना? हाँ नहीं, ग्रोथ कम्स व्हेन देयर इज, तो मैंने तब गैप छोड़ दिया होगा शायद लास्ट टाइम। यस सर। हाँ हाँ वही है बेटा, वही है। सो दीज आर रिफ्लेक्शंस ऑफ ग्रोथ। ये ग्रोथ के रिफ्लेक्शंस हैं बच्चों, ठीक है ना। प्रोडक्टिव कैपिटल का मीनिंग, अच्छा हाँ, सिमरन ने पूछा है। सिमरन, प्रोडक्टिव कैपिटल का मतलब होता है बेटा कि जैसे मान लो फिजिकल कैपिटल है, ठीक है। फिजिकल कैपिटल क्या है, मान लो तुम, देखो मैं ऐसा बता, तुम्हारे पास फ्लाइंग जेट है, वो फिजिकल कैपिटल है। तुम्हारे पास बहुत बड़ा विमान है, वो फिजिकल कैपिटल है। लेकिन उसको रन करने के लिए पायलट चाहिए, वो ह्यूमन कैपिटल है, ठीक है। अब आप कहते हो जी हमारे यहाँ तो एक से एक बड़े बड़े वो हैं, हरक्यूलिस विमान है हमारे यहाँ, तो बहुत बड़े विमान है हमारे यहाँ एंटोनॉव जैसे बड़े बड़े विमान हैं, लेकिन वो ठीक है, उनका यूज़ क्या है, उनको उड़ाने वाला भी तो कोई चाहिए ना। तो प्रोडक्टिव ये ह्यूमन कैपिटल है। आपके पास बड़ी बड़ी मशीन्स हो सकती हैं, लेकिन अगर आपके पास साइंटिस्ट हैं तो आप नेक्स्ट लेवल मशीन्स बना सकते हो, नेक्स्ट लेवल मशीन्स बना सकते हो, वो चीज़ होती है, ठीक है ना बच्चों। तो ये यहाँ पे ग्रोथ समझ में आया। अब जैसे कई कंट्रीज होती हैं बच्चों, मैं आपको बताता हूँ, कई कंट्रीज होती हैं, उनके पास बहुत मिनरल्स रिच होते हैं, बहुत रिच रिसोर्सेज होती हैं उनके पास, लेकिन उनके पास टैप करने का वो ही नहीं है, इंफ्रास्ट्रक्चर ही नहीं है उनके पास, ना उनके पास मशीन्स हैं, ना उनके पास साइंटिस्ट हैं। बट इंडिया के साथ तो ऐसा नहीं है ना, इंडिया के पास साइंटिस्ट भी हैं, मशीन्स भी हैं। जो इंडस्ट्रियलाइज नेशंस होते हैं उनके पास टेक्नोलॉजी होती है, टेक्निक्स होती हैं, वो चीज़ होती है, वो सब में आ जाता है। सपोर्ट सर्विसेज में क्या होते हैं बेटा, सवनीत, सवनीत सपोर्ट सर्विसेज में होते हैं, जैसे कि मैं आपको बताऊं सपोर्ट सर्विसेज के अंदर क्या आता है, बैंकिंग, सवनीत। और सब बच्चों को मैं बता रहा हूँ कि बैंकिंग में क्या होता है, आप लोन लेते हो, आप पैसा डिपॉजिट करते हो, तो आपके पास सरप्लस मनी आपने डिपॉजिट कर दी, उसी डिपॉजिटेड मनी को उन्होंने लोन के फॉर्म में देना शुरू कर दिया। तो ये एक हो गया। दूसरा क्या है, ट्रांसपोर्टेशन, एक सर्विस हो गई। जब तक चीज़ें ट्रांसपोर्ट नहीं होंगे, रॉ मटेरियल ट्रांसपोर्ट नहीं होगा, फिनिश गुड्स ट्रांसपोर्ट नहीं होंगे, कुछ फायदा नहीं है। तीसरी चीज़ कम्युनिकेशन, कम्युनिकेशन है, आपने ऑर्डर दिया, आपस में सप्लायर कस्टमर सब में एक रिलेशनशिप डेवलप हो रहा है, कोऑर्डिनेशन पॉसिबल तब होगी जब कम्युनिकेशन होगी। और क्या बच्चों, वेयर हाउसिंग, वेयर हाउसिंग क्या होती है, जहां पे सिस्टमैटिकली रोका जाता है, वो सामान को ट्रांसपोर्ट वो किया जाता है, स्टोर किया जाता है। यस, फाइनेंसिंग ऑल्सो, बिल्कुल जसजोत, फाइनेंसिंग बेसिकली वो बैंकिंग का ही पार्ट हो गया बेटा, क्योंकि फाइनेंसिंग मतलब क्या होता है, पैसा देना, ठीक है ना। यस, यू कैन से सिमरन, इट इज द सम टोटल ऑफ ह्यूमन कैपिटल एंड फिजिकल कैपिटल, आप बोल सकते हो, ठीक है बच्चों। अब देखो ये हमारे पास इतना आया है। GDP, let us also take one very good concept here, GDP. GDP is the sum total of market value of finished goods and services, फाइनल लिख देते हैं इसको, फाइनल अच्छा है, फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज produced in an economy within a year, ठीक है। GDP इज द सम टोटल ऑफ, GDP क्या है, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, इसको लिख देते हैं ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। सो वी मेजर द साइज ऑफ एन इकोनॉमी बाय इट्स GDP। हम बोलते हैं ना भाई ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट मतलब साइज क्या इकोनॉमी का, तो हम GDP से पता लगाते हैं। जैसे अभी वर्ल्ड की सबसे बड़ी इकोनॉमी अमेरिका है, $20 ट्रिलियन, बहुत बढ़िया। चाइना दूसरे नंबर पे है, $9 ट्रिलियन। अगर PPP के हिसाब से देखें, परचेसिंग पावर पैरिटी के, तो इंडिया थर्ड नंबर पे है,
वैसे इंडिया कौन है सर? हाँ जी बेटा, फर्स्ट नंबर पे कौन है? अमेरिका। हालांकि कुछ लोग ये भी कहते हैं, ऐसा अंदाजा लगाते हैं कि चाइना शायद थोड़ा आगे ना निकल गया हो, सर बट चाइना है मे बी फर्स्ट नंबर पे। कौन है? चाइना सर। ऐसा अंदाजा लगा रहे हैं बेटा, क्योंकि ऐसा हुआ है कि ये जो कोरोना की वजह से काम धाम सबके रुके हैं, बट चाइना में इतना नहीं इम्पैक्ट हुआ। तो उसमें एक वो है, लेकिन वैसे देखा जाए तो अमेरिका की है अभी। नहीं बेटा, कुछ भी नहीं लिखा है हर्षप्रीत, यही लिखा है जो आपके सामने है ना, यही लिखा है। तो ऐसा माना जा रहा है कि चाइना की थोड़ा सा आगे हो सकता है, चाइना निकल गया। सर बट जब लोग रुके हुए थे तब वो लोग आगे बढ़ गए ना, इसलिए शायद। हाँ, क्योंकि औरों के काम धंधे बिल्कुल बीच में रुक गए थे, तो हो सकता है ऐसा स्लाइट वेरिएशन दिखाई दे रहा हो, बट सर यूएसए अमेरिका है बहुत बड़ा है। फिर चाइना है, यूएसए फर्स्ट पे है। हाँ, अमेरिका को इतनी जल्दी नहीं पीछे कर पाएगा, क्योंकि गैप बहुत है दोनों में। गैप है, लेकिन चाइना इस टाइम पे चीप एंड बेस्ट मतलब कोविड रिलेटेड चीजें कर रहा है। कौन बोल रहा है बेटा? सर कबीर। हाँ बेटा, शक्ल भी दिखाओ अपनी कभी। देखो ऐसा होता है कबीर, कोई ऑर्गेनाइज कोई एजेंसी है जो बता रही है इस बात को? किसी एजेंसी की रिपोर्ट है ये? नहीं सर, मेरा मानना है। नहीं, हाँ, ऐसे ऐसे मान तो रहे हैं लोग, कह रहे हैं कि भाई देखो ऐसा है कि चाइना ने बहुत ज़्यादा एकदम से एडवांसेस किए हैं, क्योंकि बाकी सब जगह पे यू आर राइट, काम बंद था, चाइना में तो काम जारी था, तो हो सकता है उन्होंने लीड ली हो। लेकिन चक्कर क्या है कि पहले से अमेरिका का गैप बहुत ज़्यादा है। हाँ, ये बात पक्की है कि 2030 तक वो कह रहे हैं कि चाइना नंबर 1 हो जाएगा। अब देखो क्या होता है, अब तो क्योंकि सबसे बड़े मार्केट्स यही दो हैं, इंडिया और चाइना, सबसे ज़्यादा पॉपुलेशन यहीं पर है। तो आगे फिर क्या होता है, इंडिया का भी टारगेट है $5 ट्रिलियन का, और कुछ लोग कह रहे हैं कि कुछ चीज़ें स्टेप उठाएगा तो क्या पता $10 ट्रिलियन भी बन जाए। इंडिया भी तेजी से आगे बढ़ रहा है। अब इसमें क्या है बच्चों, एक केशव ने पूछा है सर जीडीपी पहले स्टेट वाइज कैलकुलेट होता है एंड हाँ जी बेटा, जैसे इंडिया में सबसे ज़्यादा जीडीपी किसका है? महाराष्ट्र का। दूसरे नंबर पे तमिलनाडु का है। तो ये सबसे ज़्यादा जीडीपी वाले स्टेट्स हैं, और इंडिया की कई नेबरिंग कंट्रीज हैं, उनका जीडीपी तमिलनाडु के बराबर भी नहीं है। तमिलनाडु का इतना अच्छा खासा जीडीपी है, तो यस, बिल्कुल सही बात है। ठीक है बच्चों, आप इतना लिखो, समझो, कोई डाउट है इसमें पूछो, जैसे आपके क्वेश्चंस आ रहे हैं। अब एक क्वेश्चन जो पूछा था केशव ने, उसने कहा कि कंट्री का कैलकुलेट होता है, बिल्कुल ऐसे ही होता है बेटा, लेकिन एक चीज और है, जीडीपी comes from 3 sectors also. GDP is calculated in 3 sectors. इसे कहते हैं सेक्टरल कॉम्पोजिशन भी कहते हैं, इसे सेक्टरल कॉम्पोजिशन भी कहते हैं। 3 सेक्टर्स कौन कौन से हैं? एक है बच्चों प्राइमरी इंडस्ट्री, सेकेंडरी इंडस्ट्री, टर्शियरी इंडस्ट्री, एग्रीकल्चर बोलते हैं इसको। दूसरा क्या बोलते हैं बेटा? इंडस्ट्री। इंडस्ट्री बेसिकली एक ऐसा वर्ड है जो आपको कंफ्यूज करेगा, क्योंकि इंडस्ट्री का मतलब क्या होता है? एक जैसी एक्टिविटीज, एक जैसी एक्टिविटीज जो प्रोडक्शन करती हैं और प्रोसेसिंग करती हैं, उसे हम इंडस्ट्री में काउंट करते हैं, राइट। इंडस्ट्री आपने बिजनेस स्टडीज में ही पढ़ा होगा, इट इज डिफरेंट फ्रॉम कॉमर्स, और अगर इंडस्ट्री और कॉमर्स को जोड़ दो तो बिजनेस बन जाता है, ये भी पढ़ा होगा। बट यहाँ पे थोड़ा सा फर्क क्या है कि हम मैन्युफैक्चरिंग कंस्ट्रक्शन को इंडस्ट्री बोल देते हैं, तो ये वर्ड का जरा ध्यान रखना, मतलब इसका यही है, सेकेंडरी सेक्टर। तो एग्रीकल्चर इज प्राइमरी सेक्टर, इंडस्ट्री सेकंड सेक्टर, एंड सर्विसेज ये टर्शियरी सेक्टर है। ये 3 सेक्टर्स हैं, आप बगल में लिख लेना, एग्रीकल्चर का प्राइमरी, इंडस्ट्री का सेकेंडरी, और सर्विसेज का टर्शियरी सेक्टर। ठीक है, और कोई डाउट है तो पूछो बच्चों इसके अंदर, क्योंकि ये बड़ा आगे जाके सब ये ऐड होता जाएगा चीजें। सर आप जीडी के बारे में लिख क्यों रहे हो इस क्वेश्चन में? हाँ जी बेटा। सर जीडीपी के बारे में क्यों लिख रहे हो इस क्वेश्चन में? हाँ, अच्छा क्वेश्चन है।
देखो, ग्रोथ को रिप्रेजेंट करने के लिए जीडीपी आता है, तो ग्रोथ कैसे रिफ्लेक्ट होगी, तो उसके अंदर क्वेश्चन बनने लग जाएंगे, भाई जीडीपी क्या होता है, जीडीपी एमसीक्यू में आ जाएगा। सर ये इंक्रीज इन साइज जो आपने 3 पॉइंट लिखे इसकी अलग से एक्सप्लेनेशन तो नहीं है ना? नहीं नहीं नहीं, ये ग्रोथ की रिफ्लेक्शन है, ग्रोथ का ही पार्ट है, ग्रोथ इज रिफ्लेक्टेड बाय। और बच्चों ये ग्रोथ के अंडर ही आ रहा है सब कुछ, ये सब कुछ ग्रोथ के अंडर ही आ रहा है, ठीक है। हमने देखना ना, गांव मॉर्निंग से इवनिंग, ग्रोथ, मॉडर्नाइजेशन, सेल्फ रिलायंस एंड जो आखिरी वाला है इक्विटी, ये चार जो हैं इनके अपने अपने एक्सप्लेनेशन भी हैं। तो ये ग्रोथ का एक्सप्लेनेशन चल रहा है अभी पहले वाले। एक्सक्यूज मी सर। हाँ बेटा सबनी, हाँ बेटा। सर जो हमारी ट्रांसपोर्टेशन होती है, ठीक है, वो हमारे सर्विसेज सेक्टर में आ जाएगा, है ना? बिल्कुल। और पर अगर सर जैसे कोई एग्रीकल्चरल वाला कोई सामान है, हाँ तो वो भी सर्विसेज में ही आएगा, पर है तो वो सामान एग्रीकल्चर का ना, जैसे अगर ट्रांसपोर्टेशन हो रही है एग्रीकल्चर की। हाँ, ये भी अच्छा क्वेश्चन है, क्योंकि इससे आपका कॉन्सेप्ट खुलेगा। एग्रीकल्चर क्या है? एग्रीकल्चर माइनिंग बच्चों ये आता है प्राइमरी सेक्टर में, ठीक है। एग्रीकल्चर अपने आप में प्राइमरी सेक्टर में आता है, लेकिन एग्रीकल्चर को सपोर्ट करने के लिए ट्रांसपोर्टेशन जो है वो सर्विस सेक्टर का पार्ट वहां जुड़ गया। जैसे मान लो पावर है, ठीक है, इलेक्ट्रिसिटी है, ये सब चीजें आपको चाहिए होंगी, और ये सब चीजें आपको ये सर्विसेज में आती हैं जो आपको प्रोवाइड करी जाएंगी। इंफ्रास्ट्रक्चर ठीक है, तो इंफ्रास्ट्रक्चर का पार्ट बन जाता है। ट्रांसपोर्टेशन इंफ्रास्ट्रक्चर का पार्ट है, बिना ट्रांसपोर्टेशन के एग्रीकल्चर का इतना यूज नहीं है, है ना, क्योंकि जहाँ पे जरूरत है वहां पे सामान पहुंचना चाहिए, बिकेगा कैसे सरप्लस प्रोडक्शन। तो वो सर्विसेज हैं, देखो सर्विसेज जो होती हैं वो इंडस्ट्री को भी सपोर्ट करती हैं और एग्रीकल्चर को भी सपोर्ट करती हैं, लेकिन सर्विसेज का ज्यादातर जो इन्वॉल्वमेंट है वो इंडस्ट्री के अंदर होता है। ये 3 स्टेजेस होती हैं, किसी भी इकोनॉमी के डेवलपमेंट की 3 स्टेजेस होती हैं। पहले वो एग्रीकल्चरिस्ट इकोनॉमी होती है, फिर वो इंडस्ट्री पे आ जाती है, फिर वो सर्विसेज पे आ जाती है। इंडिया का थोड़ा सा एरा, इंडिया सर्विसेज पहले डेवलप हो गया, बिकॉज वी हैव अ लार्ज पॉपुलेशन स्पीकिंग इंग्लिश। तो हमने बीपीओ भी कर लिया, बिजनेस प्रोसेस आउटसोर्सिंग, ठीक है ना, ये चीज होती है बच्चों। बट सर बैंकिंग भी तो आ जाती है फिर सर्विसेज में, तो फिर वो इंडस्ट्री से कैसे रिलेटेड है? पैकिंग कह रही हो? पैकेजिंग, हाँ पैकेजिंग भी, देखो पैकेजिंग जो होती है वो आउटसोर्सिंग होती है। बैंकिंग। हाँ पैकेजिंग भी आउटसोर्सिंग के अंदर आती है। पैकेजिंग नहीं, बैंकिंग कह रही हूँ। बैंकिंग, हाँ वो पैकेजिंग भी उसमें आ जाएगा और बैंकिंग भी आ जाएगा, बहुत सारी आ जाएंगी। बैंकिंग भी है क्या? गांव में क्या लोन नहीं चाहिए होता? बट सर वो इंडस्ट्री से कैसे रिलेटेड है फिर? कौन बोल रहा है? बैंकिंग इंडस्ट्री जैसे बोल देते हैं। नहीं सर, आपने बोला ना कि सर्विसेज का ज्यादा लाइक इंडस्ट्री से रिलेटेड है, हाँ तो बिल्कुल है। फिर उसके बाद तो उसमें क्वेश्चन पूरा करो। आवाज नहीं आ रही, आवाज नहीं आ रही बेटा। सर मैं कह रही हूँ बैंकिंग भी सर्विसेज में आती है हाँ सेक्टर में, और हाँ। आपने बोला कि इंडस्ट्री सर्विस से रिलेटेड है, तो हम्म, फिर बैंकिंग इंडस्ट्री से कैसे रिलेटेड है? हाँ। सर्विसेज जो होती है वो सबसे ज्यादा इंडस्ट्री को केटर करती है, और अपने आप में मैंने आपको स्टार्टिंग में पहली बात बोली थी, जब एक जैसी बिजनेसेस होते हैं वो इंडस्ट्री का पार्ट बनाते हैं, तो बैंकिंग इंडस्ट्री भी बोला जाता है। लेकिन इंडस्ट्री हमारे लिए यहाँ पर क्या है? इंडस्ट्री हमारे लिए यहाँ पे है मैन्युफैक्चरिंग प्लस कंस्ट्रक्शन, और जो सर्विसेज होती हैं वो इंडस्ट्री को केटर करती हैं। अगर कोई बिजनेसमैन बिजनेस कर रहा है तो उसे लोन चाहिए तो बैंकिंग के थ्रू मिलेगा, अगर एग्रीकल्चरिस्ट है वो कर रहा है तो उसे बैंकिंग का सपोर्ट चाहिए होगा। बैंकिंग वो सपोर्ट सर्विसेज की तरह दो जगह दिखाई दे रही है ना यहाँ पे, तो ऐसे यही डाउट था, और तो कुछ नहीं था। अच्छा, अब एक ने क्वेश्चन पूछा है, सर तभी बोलते हैं बेस प्राइमरी होता है और प्राइमरी और सेकेंडरी सेक्टर डिपेंड टर्शरी पे होते हैं। नहीं, टर्शरी जो होती है बेटा वो बेसिकली टर्शरी जो होती है वो सपोर्ट करती है एग्रीकल्चर को और इंडस्ट्री को, बट वो इंडस्ट्री को ज़्यादा करती है क्योंकि इंडस्ट्री में ज़्यादा रिक्वायरमेंट होती है। इंडस्ट्री में पूरे साल काम होता है, एग्रीकल्चर जो होता है वो सीजनल भी होता है, और इंडस्ट्री थोड़ा एग्रीकल्चर थोड़ा प्रिमिटिव भी होता है। बट इंडस्ट्री के अंदर बहुत ज़्यादा जरूरत होती है, इन्वॉल्वमेंट होती है इन चीज़ों की। बट ऐसा नहीं है एग्रीकल्चर को भी डिपेंडेंट बना दो तो दोनों को सर्व करता है ना। प्राइमरी बेस होता है, बट भाई कोई भी अगर आप ह्यूमन सिविलाइजेशन में देखो तो सबसे पहले तो एग्रीकल्चर ही डेवलप हुआ ना, बाद में और चीज़ें डेवलप हुई।
ठीक बात है। अब देखो यहां पर बच्चों हमने ये देख लिया द कॉम्पोजिशन of GDP based on sector wise distribution is known as sectoral composition। क्या बोलते हैं बच्चों इसको? sectoral composition। इसे sectoral composition बोला जाता है बच्चों। ये नोट कर लो। देखो यहां से बहुत क्वेश्चन आते हैं। तो अगर मान लो ऐसा होता है ना किसी कंट्री के अंदर एग्रीकल्चर कम हो रहा है, इंडस्ट्री ज़्यादा हो रही है और सर्विसेज और ज़्यादा हो रही हैं, ये जब कॉम्पोजिशन चेंज होती है, इसी को बोलते हैं, इसको क्या बोलते हैं हम? चेंज इन सेक्टरल कॉम्पोजिशन। इसको बोलते हैं सेक्टरल कॉम्पोजिशन में चेंज बोलते हैं इसको। वर्क स्ट्रक्चर में चेंज भी बोलते हैं इसको। आगे जाके पढ़ोगे आप, अभी नोट करने की जरूरत नहीं, आगे जाके नोट करो पढ़ोगे। इसे वर्क स्ट्रक्चर में चेंज भी बोलते हैं। सेक्टरल कॉम्पोजिशन क्या बोलते हैं? प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शियरी, कितना कितना। ठीक है बच्चों, मेरे ख्याल में यहाँ पे इतना बहुत है। एक बार और देख लो, कुछ चीज छूट रही हो मुझे बता दो। और एक चीज और जीडीपी के अंदर हम लिख सकते हैं, जीडीपी शोज, क्योंकि ये एमसीक्यू में आ सकता है क्वेश्चन। तो इसमें ग्रोथ के बारे में तो आपने कम लिखा है, जीडीपी का ज्यादा आ गया इसमें। जैसा है वैसा ही है बेटा, ऐसे ही है बुक में। जीडीपी shows a country's, ऐसे ही है बेटा, ऐसे गिवन है, shows a country's capacity to produce goods and services। ठीक है ना बच्चों? जीडीपी shows a country's capacity to produce goods and services। तो जिस कंट्री का जीडीपी बढ़ा है इसका मतलब उसकी इकोनॉमी बड़ी है, और जिस कंट्री का जीडीपी छोटा होता, कम होता है, ठीक है ना? अब बच्चों ये पहले आप सब सारे पॉइंट नोट कर लो, फिर आगे बढ़ जाएंगे। ठीक है, फिर हम मॉडर्नाइजेशन पे आ जाएंगे। ग्रोथ में यही सब है बच्चों, यही सब गिवन है, डोंट वरी अबाउट एनीथिंग एल्स। ग्रोथ में यही सब गिवन है। देखो ग्रोथ को मेजर करने का इंडिकेटर इज जीडीपी, बस आप ये ध्यान रखो। और एक चीज और है, कुछ लोग कहते हैं ना, अरे हमारा जीडीपी खत्म हो जाएगा, जीडीपी जीरो हो जाएगा। अरे भैया जीडीपी कभी जीरो नहीं हो सकता, जीडीपी का ग्रोथ रेट होता है वो। और आधे आधे घंटे बहस करते हैं, फिर कहते हैं इनको ये नहीं पता जीडीपी ग्रोथ रेट की बात हो रही। तो ये बात आप लोग याद रखो बच्चों, जीडीपी ग्रोथ रेट क्या होता है? जैसे मान लो कोई किसी कंट्री का जीडीपी 100 है, वो 105 हो गया, तो 5% ग्रोथ रेट है। इसका मतलब ये नहीं कि जीडीपी 5% है, जीडीपी का ग्रोथ रेट पिछले साल के मुकाबले 5% है। इसको बोलते हैं जीडीपी में ग्रोथ रेट। इसको बोल देते हैं जीडीपी बढ़ रहा है। तो वो बोलते हैं भाई इस साल भारत का जीडीपी खत्म हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। जीडीपी हो ही नहीं सकता माइनस। क्या कोई एक्टिव, ऐसा थोड़ी है कि हर आदमी खाली बैठ जाएगा, हाथ पे हाथ रख के बैठ जाएगा, कोई काम ही नहीं करेगा, तब जीरो होगा जीडीपी। ये ग्रोथ रेट होती है जीडीपी की। अब इसके बाद आएंगे बच्चों, ग्रोथ के बाद हम लोग आएंगे मॉडर्नाइजेशन के ऊपर। तो मैं लिखना शुरू कर देता हूँ, आई होप आपने नोट कर लिया होगा। अब आता है मॉडर्नाइजेशन। देखो मॉडर्नाइजेशन के अंदर क्या है बच्चों? मॉडर्नाइजेशन के अंदर दो चीजें होती हैं। आप एक छोटी सी चीज याद रखो यार, 100%। 100% 100% मतलब 100%। पुराने जमाने में बोलते थे 100% मतलब 100%। मॉडर्नाइजेशन के अंदर दो चीजें होती हैं।
मॉडर्नाइजेशन के अंदर हम क्या बोलते हैं? चेंज इन एटीट्यूड एंड एडॉप्शन ऑफ न्यू टेक्नोलॉजी, चेंज इन सोशल आउटलुक, ये होता है मॉडर्नाइजेशन। चेंज इन सोशल आउटलुक प्लस एडॉप्शन ऑफ न्यू एंड मॉडर्न टेक्नोलॉजी। जब तक हमारा सोशल आउटलुक चेंज नहीं होगा, हम टेक्नोलॉजी को भी नहीं एक्सेप्ट करेंगे। ठीक है, आप देखो जो लोग क्या कहते हैं, जिन कंट्रीज के अंदर टेक्नोलॉजिकल ग्रोथ हुई है, साइंटिफिक इन्वेंशंस हुए हैं, उनके अंदर ये चीज़ है कि वो सोशल आउटलुक भी उनका, फीमेल्स को वो पूरा एम्पावरमेंट है उनके यहाँ, फीमेल्स आगे हैं, इक्वली बढ़ चढ़ के हिस्सा लेती हैं, बल्कि आगे निकल रही हैं, जेंडर रेशियो अच्छा है, डेमोक्रेसीज हैं, वो डेमोक्रेसी है उन कंट्रीज के अंदर, तो ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स हाई है। और फिर ऐसी कंट्रीज में अपने आप ही कभी कभी देखने को ये भी मिलता है कि और चीज़ें भी ठीक होती हैं, जैसे करप्शन और ये सब चीज़ें भी डाउन होती हैं। बट ऐसा हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है कि करप्शन डाउन होगा तो ये टेक्नोलॉजिकल इनोवेशन होगा, ऐसा भी नहीं है। बट येस, टेक्नोलॉजिकल इनोवेशन आपके मॉडर्नाइजेशन के एटीट्यूड पर डिपेंडेंट होता ही होता है। आप जापान को देख लो, उसके बाद इतनी लिमिटेड रिसोर्सेज रही हैं जापान के पास, छोटी सी कंट्री है, लेकिन हमेशा उन्होंने अपने आप को टेक्नोलॉजिकली इनोवेटिव रखा है। स्विट्जरलैंड इज एन एग्जांपल, जर्मनी सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद जर्मनी इलेक्ट्रॉनिक्स में हमेशा छाया रहा। जर्मनी अगर हार मान जाता तो जर्मनी मार्केट वुड हैव गॉट वाइप्ड आउट, लेकिन सबसे बड़ी इकोनॉमी बन के रहा पूरे यूरोप की, जर्मनी यूरोपियन यूनियन की सबसे बड़ी इकोनॉमी रहा बन के काफ़ी समय तक। ये एक चीज़ है। फ्रांस है, फ्रांस बहुत बड़ी इकोनॉमी है। ठीक है ना बच्चों? तो ये हमारे मेंटल, हमारे एटीट्यूड पे डायरेक्ट डिपेंडेंट होती हैं चीज़ें। मॉडर्नाइजेशन, एडॉप्शन ऑफ न्यू टेक्नोलॉजी, एक ये पॉइंट ले लो बच्चों, एक ले लो चेंज इन सोशल आउटलुक। दो चीज़ें हो गई, कलर कर देते हैं इनको, अलग कलर कर देते हैं ताकि आपको अच्छा लगे। बच्चों एडॉप्शन ऑफ न्यू टेक्नोलॉजी क्या है? इफ फार्मर्स, फॉर एग्जांपल फार्मर्स नई सीड्स लेते हैं, इरिगेशन फैसिलिटीज इंप्रूव करते हैं, तो क्या होगा? उससे उनका प्रोडक्टिव कैपेसिटी बढ़ेगी ना। वही चीज़ इंडिया में वही ग्रीन रेवोल्यूशन के टाइम पे अभी एक नई चीज़ आई है, शायद आपने सुना नहीं होगा, प्रधानमंत्री ट्रैक्टर योजना। मैंने न्यूज़ अभी पढ़ी थी 2-3 दिन पहले, उसमें बहुत, मैं तो एम्बिशियस स्कीम बोलूँगा कि उसमें ट्रैक्टर पे 50% सब्सिडी मिलेगी अब। तो जो गरीब किसान है वो भी ट्रैक्टर अब अफोर्ड कर पाएगा। 50% गवर्नमेंट पे करेगी, 50% किसान पे करेगा, और बहुत बड़ी स्कीम हो गई है। ठीक है, तो इस तरीके के इंफ्रास्ट्रक्चरल चेंजेस जब भी जिस लेवल पर आते हैं, आज से 50 साल पहले ट्रैक्टर बहुत बड़ी चीज़ थी, बट वहाँ पर अगर टूल्स प्रोवाइड किए जाते हैं या इरिगेशन फैसिलिटीज़ दी जाती हैं कैनाल्स के थ्रू, वो बहुत बड़ा एक होता है। ठीक है ना, और नॉलेज कि ये सीड बेटर है, वो सीड बेटर है, ये करने से सॉइल की क्वालिटी बढ़ेगी, ये सब भी टेक्नोलॉजी में आ जाता है। ये तो सिर्फ फार्मिंग से रिलेटेड है, मैन्युफैक्चरिंग में भी ये चीज़ देख सकते हैं, है ना। ये चीज़ हम सर्विसेज में भी देख सकते हैं। इंटरनेट के एडॉप्शन से क्या हुआ, सर्विसेज कितनी फास्ट हो गई। अगर आप ध्यान से देखो तो कोरोना के टाइम पर इंटरनेट ने संभाला है इंडस्ट्रीज को, कंपनीज को। ठीक है, और आईटी कंपनीज ने तो और ज़्यादा अच्छे प्रॉफिट ग्रोथ रजिस्टर कर दिए। तो ये एक चीज़ होती है, देखो बैक एंड ऑपरेशंस प्रोवाइड कर रही हैं जो, तो टेक्नोलॉजी जो होती है, इनोवेशन, ये बहुत मैटर करती है बच्चों, बहुत ज़्यादा। ठीक है ना। सो चेंज इन सोशल आउटलुक क्या है? विमेन एम्पावरमेंट, लेट विमेन participate. If women will participate, they will show their skills at the workplace. What is going to happen? Productivity will improve. ठीक है ना, तो ये दो चीजें हो जाएंगी। तो सोशल आउटलुक सर सिर्फ वुमेन एम्पावरमेंट आएगा। सर रेसिज्म वगैरह भी आना चाहिए ना। रेसिज्म इंडिया में, अब इस पे फिर वो डीप में जाएंगे तो फिर रेसिज्म इंडिया में वैसे इतना है नहीं। सर रेसिज्म या कास्टिज्म तो बहुत है। अब उसमें फिर वही वाली बात है बेटा कि तो रेसिज्म तो है पर इतना वैल्यू नहीं देते इंडिया में रेसिज्म को। हाँ, मतलब वही वाली बात है कि ऐसा नहीं है कि मतलब कि एक इंस्टीट्यूशनल तरीके से नहीं है, किसी के मन में हो सकता है। अगर किसी की सोच खराब है तो उसके मन में रेसिज्म होगा, लेकिन वैसे रेसिज्म इंस्टीट्यूशनल तरीके से हमारे यहाँ नहीं है।
ठीक है ना। तो सर चेंज इन सोशल आउटलुक में खाली फिर जेंडर ही आएगा? नहीं, अब आपकी बुक में जेंडर गिवन है, वैसे कास्ट भी आ सकता है उसमें। अगर मान लो तुमने सही बात बोली है कि अगर जैसे मान लो कोई विलेज है, विलेज के अंदर अगर कास्ट सिस्टम बेस्ड डिस्क्रिमिनेशन होता है तो वो गलत है, ठीक है। जेंडर बेस्ड डिस्क्रिमिनेशन होता है वो भी गलत है, चाहे फीमेल के साथ होता है चाहे मेल के साथ होता है, वो गलत है। और यही कास्ट के साथ है, किसी भी कास्ट के साथ होता है वो गलत है। तो ये बेसिक बात है, ठीक है ना। तो कास्टिज्म का रिलेशनशिप एजुकेशन से इंडिया में रहा है, इंडिया के साथ रहा है, ठीक है ना। तो वो इश्यूज हैं, बट अभी बुक में वो गिवन है। लेकिन वैसे मैं इसलिए एक्स्ट्रा फिर बता देता हूँ, तो फिर उसमें तो बहुत सारी चीज़ें हैं। फिर तो सोशल आउटलुक में रीजनलिज्म भी आता है। सर बुक में सिर्फ वुमेन एम्पावरमेंट दिया। हाँ, उसमें सिर्फ वही एग्जाम्पल, बाकी तो रीजनलिज्म भी आता है कि एक रीजन के लोग दूसरे रीजन के लोगों को अगर नहीं पसंद करते हैं तो वो भी एक उससे भी नुकसान पहुंचता है। लेकिन जनरली देखा जाए तो हम इंस्टीट्यूशनल लेवल्स पर हम लोग नहीं करते हैं, और कंट्रीज में ये ज़्यादा है चीज़ें, हमारे यहाँ पर ये चीज़ें इतनी है नहीं। लेकिन हम क्योंकि डेमोक्रेसी हैं और हम एक अवेयर डेमोक्रेसी हैं, तो हम कोई भी चीज़ होती है वी ट्राई टू ब्रिंग देम इनटू लाइट, क्योंकि हमारे यहाँ मीडिया भी बहुत पावरफुल है, मीडिया भी पावरफुल है हमारे यहाँ, तो मीडिया ब्रिंग्स दैट इनटू पिक्चर। बट मैं एक चीज़ ये बोलता हूँ कि उसमें ऐसा नहीं होना चाहिए कि हम एक तरफ बायस हो जाएं, हमें हर तरफ की न्यूट्रल खबरें देनी चाहिए, वो एक चीज़ हो जाती है। सभी देखो ह्यूमन सब बराबर हैं, ठीक है ना, और ऑल आर इक्वल तो इन द आइज ऑफ गॉड एंड इन द आइज ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। तो वो चीज़ है, बिल्कुल बेटा, बिल्कुल सही बात है। और चेंज इन सोशल आउटलुक में ये भी आएगा कि आपका नज़रिया क्या है साइंस को लेके, है ना। साइंस को लेके क्या आप एक पर्टिकुलर उसमें चलते हो, अपने हिसाब से साइंस को लेते हो, या साइंस वो जो साइंस है। अब मैं इसको ये भी बोलूँगा कि ठीक है, आपको मॉडर्न साइंस को लेके बहुत अलार्म्ड होना चाहिए, लेकिन मॉडर्न साइंस वालों का भी अगर ओरिएंटल साइंस को लेके एक नेगेटिव एटीट्यूड है वो भी गलत है। जैसे कई बार इश्यूज आते हैं, मैं तो ये, हालांकि हमारे को देखो इस चीज़ संबंधित चीज़, ग्रीन रेवोल्यूशन आया था तब लोगों ने बोली थी ये बात कि तुम लोग इतना ज़्यादा डिपेंडेंट मत हो हाई यील्डिंग वैरायटी सीड्स पर। ये बात भी मैं आपको बता दूं जो कि बुक्स में नहीं है, कि इतना मत फर्टिलाइजर्स पे डिपेंडेंट हो कि तुम्हारी आने वाली पीढ़ियां जो है खाने को तरसें। और ये हो रहा है कई जगहों पे। जो हाई यील्डिंग वैरायटी ऑफ सीड्स हुई ग्रीन रेवोल्यूशन में, ये आप पढ़ना, आपके चैप्टर में गिवन भी है, उसमें ज़्यादा वाटर इनटेक है, उसमें ज़्यादा फर्टिलाइजर्स लगते हैं, उसके अंदर पेस्टिसाइड्स का ज़्यादा खतरा होता है। और अल्टीमेटली 30-40 साल बाद क्या होगा कि वो जो पुरानी टेक्नोलॉजी थी हमारी, जिसमें हम काऊ डंग यूज़ किया करते थे, हम शहद यूज़ किया करते थे, घी यूज़ किया करते थे, वो ऐसी है कि उसमें हमेशा प्रोडक्टिविटी बढ़ती चली जाती है। और हालांकि उसमें क्या है, उसमें नेचुरल है वो, तो नेचुरल तो नेचुरली होता है ना। तो नेचुरल में आप अपनी तरफ से उसके अंदर वो नहीं देते हो, तो साइड इफेक्ट्स नहीं है उसके। अभी हालत ये है कि अगर हम जितना ज़्यादा हम कर रहे हैं इस वक्त प्रोडक्टिविटी बढ़ाने के लिए, आगे जाके बिल्कुल डेजर्ट एरियाज में कन्वर्ट होने के चांसेस हैं कुछ एरियाज के। उसकी जगह तो यही तो कुछ बोलते हैं कि उस टाइम पर अगर हम उसके ऊपर ज़्यादा ध्यान देते हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर, तो हमें ज़्यादा फायदा होता है। लेकिन ये व्यू पॉइंट्स हैं, ये ओपिनियंस हैं अलग अलग, ठीक है ना। कैंसर जैसी बीमारियां होती हैं जब आप फर्टिलाइजर का खाना खाते हो, आप पेस्टिसाइड वाला खाना खाते हो, तो ये सब चीज़ें कहाँ से आती हैं। अगर आप अपने दादाजी से पूछोगे तो उन्होंने यंग एज में बिना फर्टिलाइजर का खाना खाया होगा, इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग, बहुत छोटे होंगे वो। आप उनसे पूछ लेना खाने में स्वाद क्या होता था, आप लोगों ने वो स्वाद चखा ही नहीं है। तो ये तो आप लोग तो वंचित रह गए ना उस चीज़ से। आप लोग क्या, मैं भी रह गया वंचित। वंचित मतलब we were not, we couldn't have the pleasure of getting that food। एक बार मैंने कहीं पे खाया था, मैं सही बता रहा हूँ बच्चों, ऐसा खाना नहीं होता जो ऑर्गेनिक फूड होता है ना। एक बार मेरे घर के पास भी एक वेजिटेबल सेलर था, वो वेजिटेबल सेलर था, वो ऑर्गेनिक फूड दिया करता था। उतना स्वाद नहीं था उसके खाने में, लेकिन वो अच्छा था। फिर भी मैंने ट्राई करा उसको करने के, लेकिन बेचारे ने दुकान ही बंद कर दी। कहता मेरे से खरीदते ही नहीं सामान। एक तो सब्जियाँ जल्दी ख़राब हो जाती हैं, ऑर्गेनिक सब्जियाँ 3-4 दिन नहीं चलती, जल्दी ख़राब हो जाती हैं। और जो जितनी केमिकल वाली सब्जियाँ हैं चलेंगी, ख़राब भी नहीं होगी। आप सोच रहे हो जी हम बहुत अच्छा खा रहे हैं, तो ये जितने आम मैंगोज आप खा रहे हो सारे कार्बाइड के आम हैं, ठीक है ना। और जो नॉर्मल आम आते हैं उनमें आप वो मीठा कम होगा, जो नेचुरल चीज़ होगी उसमें मीठा कम होगा, आपको खुद ही पसंद नहीं आएगा। वही वाली बात है ना, जिसको एसी की हवा लग गई वो सुबह 5 बजे की मॉर्निंग की हवा उसको अच्छी लगेगी नहीं। जबकि दिल जानता है कि ये दिल मांगे मोर, ये बात तो सच है, जितनी हवा मिल जाए उतना अच्छा है, लेकिन दिल जानता है कि अच्छी चीज़ कौन सी, नेचुरल हवा अच्छी है ना बच्चों।
पता है आपको पहले लोगों की रेजिस्टेंस क्या होती थी? खेतों के बाहर वो जो नहर वहर होती थी ना, उसमें बर्फ सी जमने लग जाती थी, ऐसा ठंडा पानी होता था, लोग उसमें नहाते थे सुबह सुबह। किसी को कोई जुकाम नहीं होता था, किसी को कोई तबीयत खराब नहीं होती थी। आज मैं कह रहा हूँ भाई नहा के दिखा दे उसके अंदर। सर उस टाइम पे इम्यूनिटी भी तो ऐसी थी ना लोगों की। उसका रीजन, हाँ बेटा, उसका रीजन यही तो था ना। उसका रीजन ये था कि तब एसी नहीं था। उसका रीजन ये था कि तब घर खुले खुले होते थे, धूप आती थी। आज सब टेस्ट करा लो अपना, विटामिन डी डेफिशिएंट ना निकलो। आप लोग तो स्कूल जाते हो ना, इसलिए विटामिन डी ठीक था। अब तो वो भी बंद। 80% आदमी जो एसी में रहता है वो विटामिन डी डेफिशिएंट होता है। और विटामिन डी की कमी से कितनी बीमारियां होती हैं, देयर इज अ हाफ सेंचुरी ऑफ डिजीजेस। सर्च कर लेना आप। तो इम्यूनिटी का सीधा रिलेशनशिप है। तो बैकवर्डनेस का मतलब, एक बात मैं यही जो बोल रहा हूँ कि बैकवर्डनेस का मतलब ये नहीं होता कि हम पुरानी चीज़ों पर डिपेंडेंट हो रहे हैं। कई बार बैकवर्डनेस का मतलब ये भी होता है कि हम पूरी तरीके से नई चीज़ों पर डिपेंडेंट हो जाते हैं, मेरे हिसाब से। हालांकि यहाँ पर चेंज इन सोशल आउटलुक ये गिवन है कि वीमेन एम्पावरमेंट और एडॉप्शन ऑफ न्यू टेक्नोलॉजी में क्या दिया है बच्चों? फार्मर्स ने नई चीज़ अडॉप्ट करी। तो आपने शायद लिख लिया होगा, मैं एक बार और लिख देता हूँ, ठीक है? मैं भी एक बार सर ऑर्गेनिक खाना तो अभी भी आता है। कौन सा बेटा, कौन सा खाना आता है? सर ऑर्गेनिक जो आप कह रहे हो। आता है, एकस बोल रहा है यस सर। बेटा। एकस बिल्कुल सही कह रहा है, ऑर्गेनिक खाना आता है, लेकिन बेटा महंगा आता है, अगर तू नोट कर तो। यस सर। और लोगों का टेस्ट नहीं है वो। पता है कैसा होता है, अगर तू खाएगा ना उसको तो तेरे को एक अलग टेस्ट महसूस होगा। 80% लोगों को वो टेस्ट ही पसंद नहीं आता। सर वही वाली हम दाल खाते हैं सर, वो अनपॉलिश होती है सर शायद। यस टेस्ट बिल्कुल अलग सा बिल्कुल, वही होता है। खानी चाहिए। बहुत अच्छी बात है बेटा, वही खानी चाहिए बच्चों। ये पॉलिश दालों से कई तरीके की बीमारियां होती हैं लॉन्ग रन में। भाई आप जो चावल खाते हो वाइट खाते हो यार, ब्राउन खाओगे ज़्यादा नेचुरल है। बट वही बात है ना, टेस्ट भी डेवलप होना चाहिए ना वैसा। सर पर अब तो जैसे कि अगर आप प्योर ब्राउन शुगर भी खाओगे वो भी किसी ना किसी तरीके से होगी, उसमें कुछ ना कुछ केमिकल तो मिक्स होगा। हाँ होगा, अब लेकिन उतना नहीं होगा ना। उतना नहीं होगा, वो तो एक्सट्रीम पे हो गया ना। जैसे मैं एक बात बताऊँ, कुछ लोगों को टेस्ट डेवलप हो जाता है मैदे का, वो मैदा ही खाते हैं बल्कि, लेकिन इंटेस्टाइन्स के लिए मैदा बिल्कुल भी अच्छी चीज़ नहीं है। आटे से उनका ध्यान मैदे की तरफ चला जाता है। जैसे नूडल्स है, कुछ लोगों को आटा नूडल्स अच्छे ही नहीं लगते, उनको मैदा नूडल्स ही अच्छे लगते हैं, क्योंकि टेस्ट डेवलप हो गया। बट इट इज़ नॉट गुड फॉर इंटेस्टिन्स। जिस दिन आपने मैदा डाल लिया अपने पेट में, उस दिन आपके इंटेस्टिन्स बेचारी इतनी मेहनत करेंगी, इतनी मेहनत करेंगी, एंड इट इज गोइंग टू हैव अ फार रीचिंग इम्पैक्ट। अभी नहीं पता लगता, वो लिवर और सब चीज़ पे करता है। तो पहले जो थी ना, लाइफ जो थी सिंपल थी, और लाइफ जो थी वो बहुत हद तक बढ़िया थी। बट अब ये चीज़ क्या है, वी आर अगेन गोइंग बैक। अब फिर से वही हो रहा है, बड़े बड़े रिसर्चेज हो रही हैं, वी आर अगेन गोइंग बैक। बट यहाँ पर मैं ये व्यू पॉइंट अपना रख रहा हूँ। हालांकि ये टेक्नोलॉजी की जब हम बात करते हैं, मैं फिर से लिखता हूँ बच्चों, आज जरा मैं थोड़ा इसको नोट करवा देता हूँ एक बार जरा। Modernization means adoption of modern technology for increase in the output of an economy. अब आउटपुट का मतलब क्या हो गया बच्चों? प्रोडक्शन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज ऑफ एन इकोनॉमी, ठीक है? ये चीज हो गई। फॉर एग्जाम्पल, बाय द अडॉप्शन ऑफ HYV seeds, the farmers were able to increase their output. अच्छा देखो, ग्रीन रेवोल्यूशन एक ऐसी सिचुएशन थी कि हमें जरूरत भी थी इसकी। हम पहली बार हम सरप्लस में चले गए। भाई फैमिन से तो बेटर है, बहुत बेटर है कि हमारे पास फूड सरप्लस होता, ठीक है ना? या तो हम इंफ्रास्ट्रक्चर पे काम करते हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर हमारा था डेवलप हो नहीं पाया, तो हमारे पास ऑप्शन क्या बचा? HYV सीड्स आ रहा है, और उसमें हमारे साइंटिस्ट का बहुत बड़ा रोल था। साइंटिस्ट ने बहुत अच्छी पहल करी, गवर्नमेंट भी इसको लेके बड़ी बिल्कुल अलार्म्ड थी, ठीक है? चेंज इन सोशल आउटलुक की बात करते हैं बच्चों, नोट कर लो बच्चों इसको।
नेक्स्ट पॉइंट लिख लेते हैं, मॉडर्नाइज, जैसे मैंने बताया आपको, मॉडर्नाइजेशन also involves change in social outlook, like we can see in the case of gender empowerment, where women are given equal opportunities when it comes to showing their skills and talents at the workplace। ठीक है बच्चों, ये 2 पॉइंट्स हो गए। और 100% कैसे लिखा है वो भी देख लेते हैं। 100 से क्या है बच्चों? सोशल। हाँ, जैसे कुछ लोग होते हैं ना, वो मैंने सुना है वो 100 सोशल को बोलते हैं 100 साल, तो 100 यहाँ से ले लिया हमने, ठीक है, 100 साल, ठीक है। और टका से हो गया बच्चों टेक्नोलॉजी। सोशल, 100 साल, हाँ, ऐसा लगता है 100 साल बोल रहे हैं, 100 साल, कोई, खैर वो तो फिर दूसरी बात है। न्यू टेक्नोलॉजी, टेक्नोलॉजी पे आ जाओ बच्चों, 100%, टेक्नोलॉजी से टका कर लो, ठीक है। अब देखो हमने 2 पिलर्स कवर कर लिए, गांव मॉर्निंग से इवनिंग, गांव से ग्रोथ, ग्रोथ पूरा कवर हुआ, मॉर्निंग से मॉडर्नाइजेशन, मॉडर्नाइजेशन के 2 चीजें कवर हो गई, सोशल आउटलुक। और बच्चों, जिन बच्चों ने कैमराज ऑन नहीं करे हैं वो कर लो कैमराज ऑन। मे बी आपके कैमरे के ऊपर आप टैप कर दो हल्का सा, ताकि आप, यू आर अगेन विजिबल टू मी। ठीक है। और उसके बाद भी जो बच्चे अलार्म नहीं हो रहे हैं, तो बेटा आई विल हैव टू बिड यू गुड बाय, ठीक है। ठीक है बच्चों, टाटा कर दूंगा आपको जिन्होंने ऑन नहीं किया हुआ। मेरे हिसाब से आप या तो वो हो नहीं, ठीक है, मैं ये मान रहा हूँ आप स्क्रीन पे ही नहीं बैठे। दिया था। Ishdeep, where are you beta? Ishdeep and Diya and Ishdeep, सर मैं 2 मिनट Yes, में ऑन sir. कर दूंगी। बेटा कैमरा ऑन करो कि Okay, sir. कबीर, you are not visible। रुचिका, शुभम, वंशिका, कुछ बच्चे सिंसियर भी हैं तब भी उनके कैमराज ऑफ हो जाते हैं। आई नो बेटा, हो जाता होगा, कर लिया करो ऑन, बीच में चेक कर लिया करो। आई एम नॉट डाउटिंग योर इंटेंशंस, लेकिन बस यही वाली बात है कि नेहल एंड प्रथम, नेहल एंड प्रथम, नेहल यू आर देयर यस सर। एंड प्रथम, प्रथम आप हो बेटा? प्रथम यू आर देयर? हटा दिया है बच्चों मैंने एक आध बच्चों को। अब आई हैव नो अदर ऑप्शन बेटा, मैं क्या कर सकता हूँ, ठीक है ना। जिस बच्चे का कैमरा ऑफ है मैं उसको हटा रहा हूँ, एक्सेप्ट 1 or 2 people who have already told me। Ishdeep, you are there? Yes, sir. बेटा आपका कैमरा फिर ऑफ हो गया। सर थोड़े टेक्निकल इश्यूज है सर, कल से हो जाएगा। बच्चों मॉडर्नाइजेशन हो गया, देखो 100% कैसे बना, 100 से सोशल और टेक्नोलॉजी टका। अब आते हैं देखो हम थर्ड के ऊपर, तो गांव मॉर्निंग से इवनिंग, सेल्फ रिलायंस। सेल्फ रिलायंस से मैंने आपको 2 चीजें बताई थी,
सेल्फ रिलायंस मैंने आपको चीज बताई थी, फॉरेन इंटरफेरेंस एंड फॉरेन डिपेंडेंस, ठीक है। अब फॉरेन डिपेंडेंस क्या होती है? जब आप फूड को लेके, प्रोडक्शन को लेके, टेक्नोलॉजी को लेके, हेल्थ को लेके, डिफेंस को लेके, जब आप किसी और कंट्री पे डिपेंडेंट हो जाते हो, ठीक है, तो इसे कहते हैं फॉरेन डिपेंडेंस। क्या इंडिया किसी पे डिपेंडेंट है? कुछ चीज़ों के लिए है, कुछ चीज़ों के लिए नहीं है। एनर्जी के लिए हम पेट्रोल पर डिपेंडेंट हैं, क्योंकि पेट्रोल हमारे यहाँ तो होता नहीं है, रिजर्व हमारे इतने नहीं है रिजर्व। और दूसरी बात यह है कि हम डिपेंडेंट हैं, लेकिन डिफेंस को लेके हम डिपेंडेंट नहीं है, फूड को लेके हम डिपेंडेंट नहीं है, रादर हम दूसरों की हेल्प कर सकते हैं। तो ये तभी हुआ ना जब हमने अपने आप को केपेबल बनाया। अगर हम आज दूसरों पे डिपेंडेंट होते तो दूसरे लोग क्या कर रहे होते? दूसरे लोग हमारे को अपने हिसाब से चला रहे होते। सर हाँ जी बेटा। सर पर डिफेंस के लिए हम अभी भी थोड़े चीज़ों के लिए डिपेंडेंट हैं तो सही। हाँ, उन चीज़ों के लिए हैं, लेकिन ऐसा नहीं है कि हम क्या कहते हैं, वो हम अपनी, देखो बिल्कुल सही कह रहे हो, लेकिन अब देखो धीरे धीरे तो चेंज आ गया है। हमने अपना तेजस MK2 बना लिया है, यस सर। विच इज अभी 2-3 हफ्ते पहले ये चीज़ डिक्लेयर हुई है कि इट इज़ बेटर देन SU-30। जो चाइना का बेस्ट प्लेन है उससे हमारा खुद का प्रोडक्शन बेस्ट हो गया। और राफेल ने तो उसको डॉग फाइट में हरा दिया, अभी इजिप्ट में आराम से हरा दिया। SU-30 का हर बार जैम कर दिया राफेल ने, और एक बार नहीं किया, बार बार किया। इतना फर्क बता रहे हैं कि ग्रेजुएशन का बच्चा और 8th क्लास का बच्चा, तो वो उनका टॉप है। और जिस J-20 J-17 को वो टॉप बताते थे, उससे बेटर वो SU-30 है, और SU-30 उनको रशिया ने दिया है। तो रशिया इंडिया को भी देना चाह रहा था, बट इंडिया ने अच्छा किया, राफेल ले लिया। राफेल के अंदर वो फीचर्स हैं जो SU-30 में नहीं थे। अब यहाँ पे तेजस 2 भी बना दिया इंडिया ने। तो इंडिया अब, कुछ लोग तो कहते हैं इंडिया की अभी अनडिक्लेयर्ड तरीके से वी हैव अ बेटर एयरफोर्स देन देम। अब सिचुएशन क्या है बच्चों की, ये जैसे त्रिवेणी ने बहुत अच्छी बात बोली कि जैसे इंडिया ने SU-400 ये मंगवाया कहाँ से? रशिया से, तो एयर डिफेंस। लेकिन इंडिया ने अपना एक खुद का भी बना लिया है, XRLMS करके है, शायद यही है, खुद का बना लिया इंडिया का। और इंडिया ने अपना एक वो भी बना लिया है, इंद्रधनुष करके, जो आपने इसराइल का सुना होगा, जो इसराइल का वो था, क्या बोलते थे, मैं नाम भूल गया उसका, भी रिसेंटली बड़ा न्यूज़ में था इसराइल का डिफेंस सिस्टम। तो उससे बेटर कह रहे हैं इंडिया की एक कंपनी ने बना दिया इंद्रधनुष, जो उससे ज़्यादा फीचर्स को कवर करेगा। आयरन डोम आपने सुना होगा, है ना? तो आयरन डोम इसराइल से बेटर कह रहे हैं इंद्रधनुष है। तो ये चीज़ें जब होंगी ना, तो हम वहाँ पे भी करेंगे। हालांकि त्रिवेणी इज वेरी राइट, हमने थाउजेंड्स ऑफ करोड़ ऑफ रुपीज खर्चे हैं डिफेंस इक्विपमेंट्स मंगवाने में, और रशिया ने हमें बड़ी हेल्प करी है उसमें। बट वही बात है, देखो रशियन सामान के अंदर प्रॉब्लम क्या होती है कि रशिया के, अगर आपने रशिया से 50 प्लेन्स लिए, तो 25 प्लेन 30 प्लेन्स तो हमेशा सर्विसिंग के लिए खड़े रहेंगे, सिर्फ 20 एक्टिव रहेंगे। तो ये एक तो उनका वो है। दूसरा, सर्विसिंग के लिए भी उन पे डिपेंडेंट होना पड़ता है। अभी इंडिया को राफेल का ऑफर दिया था फ्रांस ने कि हम तुम्हारे यहाँ राफेल बनाएंगे, और 400-500 जितने बनाने हैं बनाओ, तुम भी बेचो। बट इंडिया को ये लगा कि तब तक राफेल पुराना ना हो जाए, या जो भी है, या डिपेंडेंस रहेगी। इंडिया ने मना कर दिया, शायद फिलहाल उस ऑफर का मना किया है। तो ये जितनी भी छोटी छोटी चीज, मना कर दिया था इंडिया ने फ्रांस को। हाँ, कि हम तुम्हारा राफेल वो 2025-30 तक कह रहे हैं कि तुम बनाते रहेंगे, क्योंकि इंडिया चाह रहा है कि इंडिया को F-35 जैसी चीजें भी मिल जाए अमेरिका से। यस सर, इसलिए मना कर दिया था इंडिया ने कि टाइम लग जाएगा प्रोडक्शन में। टाइम लग जाएगा। तो अब ये चीज़ है ना, लेकिन उसमें एक चीज़ ये भी होती त्रिवेणी की, एशिया में अगर किसी कंट्री को चाहिए होता तो हम ही एक्सपोर्ट करते। बट प्रॉब्लम क्या है कि हमारे को पता नहीं हमें कब जरूरत पड़ जाए, ठीक है ना? अब हमारे को कभी भी डिपेंडेंट हो सकते हैं, हमें एकदम जरूरत पड़ सकती है वेपन्स की। तो ये बिल्कुल सही बात है, डिफेंस में हम डिपेंडेंट रहे, लेकिन धीरे धीरे हमें इंडिपेंडेंस आनी पड़ेगी। बट ऐसा नहीं है कि हम हर छोटी चीज़ के लिए हम किसी थर्ड कंट्री को बुलाएं, ऐसा तो है नहीं हमारे। हम वी आर, और आज से नहीं 70 ईयर से ही हमने अपनी लड़ाइयाँ खुद ही लड़ी है ना? तो वही एक चीज़ होती है कि आप दो तरीके से अपना, देखो सेल्फ रिलायंस की बात करते हैं हम, व्हेन वी टॉक अबाउट सेल्फ रिलायंस के दो पार्ट्स हैं बच्चों। ये थर्ड ऑब्जेक्टिव है हमारा, गोल है। We have to avoid
क्या चीज? फॉरेन इंटरफेरेंस, फॉरेन सबसे पहले कर देते हैं फॉरेन डिपेंडेंस, क्योंकि पहले डिपेंडेंस होगी फिर फॉरेन इंटरफेरेंस। मेरे 2 पॉइंट्स है, डिपेंडेंस और इंटरफेरेंस। हाँ, ये इसके अंदर के 2 पॉइंट्स है बेटा। जैसे मॉडर्नाइजेशन के अंदर ये 2 पॉइंट्स थे, ऐसे इसके अंदर ये 2 पॉइंट्स हैं सेल्फ रिलायंस के अंदर। तो किसी कंट्री का बंदा, जैसे हमने फूड ग्रेन्स में इस चीज को किया, फूड ग्रेन्स में हमारी डिपेंडेंस हमने खत्म कर ली। किसके ऊपर? हम पहले डिपेंडेंट थे, वेस्ट के ऊपर डिपेंडेंट थे, कभी कभी वहां से फूड ग्रेन्स मंगवाते थे हम। लेकिन एक बार जब हमने ये करा ग्रीन रेवोल्यूशन, उसके बाद से हमारी डिपेंडेंस खत्म हो गई। और इंटरफेरेंस का मतलब क्या है कि वो लोग फिर इंटरफेयर करेंगे, वो एक चीज़ है। मिसाइल सिस्टम में हम लोग बहुत एडवांस हो गए हैं, हमें डिपेंडेंस नहीं है मिसाइल के लिए, हम लोग खुद अपना बना लेते हैं, हालांकि हमारी कई कंट्रीज के साथ हुआ है। और अभी एक कोई स्टील कोई होती है, स्टील एक खास तरीके की स्टील होती है, वो इंडिया इंपोर्ट किया करता था, अब इंडिया खुद बनाएगा। इतना इतना फर्क आ रहा है। अब इंडिया, मैंने अभी कल ही पढ़ा था कि अब इंडिया वो खुद शुरू करेगा। ठीक है, जैसे अब मान लो लिथियम बैटरीज हैं, तो लिथियम बैटरीज में चाइना नंबर 1 है। मान लो कल को हम ऐसी कोई चीज़ में नंबर 1 बनते हैं, तो लोग हम पे डिपेंडेंट होंगे, तो वो बेटर होता है, रादर देन हम पे किसी पे डिपेंडेंट हो। वो हम उन पे डिपेंडेंट ना हो, वो हम पे डिपेंडेंट हो, तो ज़्यादा अच्छा है। ठीक है, हालांकि इंडिया में कुछ लोग बहुत अच्छे हैं, वो ये भी कहते हैं कि वो हम पे डिपेंडेंट क्यों, ये भी गलत है, वो खुद को न्याय की बात करते हैं। बट मेरे ख्याल में अपने पर्सनल इंटरेस्ट थोड़े से ऊपर रख के देखने ही चाहिए हर कंट्री को, तो वो सबको अधिकार है उस चीज़ का। बच्चों यहाँ पर मैं अभी आज का इतना ही करते हैं, ठीक है? तो आज आप लोग काफ़ी BST की क्लास में हैं, आप लोगों ने काफ़ी मेंटल एक्सरसाइज भी करी हुई है, ठीक है ना? स्ट्रेस आप लोगों के चेहरे दिखाई दे रहा था, कुछ बच्चे अभी भी दुखी लग रहे हैं। बच्चों देखो, एक सीधी सी बात है यार, आप लोगों ने पार्टिसिपेट तो किया ना, और जो टॉप 10 में आए हैं वो तो, या टॉप 15 में भी अगर तुम्हें रैंक मिली है, तो इट्स वर्थ एप्रिसिएशन। और बीच में कोई एक बार भी अगर टॉप 10 में आया तो वो भी अच्छी बात है, ये मान के चलो। और देखो, आप लोगों को फर्स्ट किसी 1, 2, 3 को आना होता है। यहाँ पे फर्स्ट आने का मतलब ये नहीं है कि भाई एग्जाम में भी यही बच्चा टॉप करेगा, है ना? एग्जाम में थोड़ा फर्क हो जाती हैं चीज़ें, बट ये तो बस पक्की बात है कि जिसने यहाँ पे अच्छा किया है वो अच्छा कर रहा है। बट जिसने अच्छा नहीं किया, डोंट थिंक कि भाई आगे भी आपको बहुत चांसेस मिलेंगे। अगर आप पीछे रहे ज़्यादा, या आपके आंसर्स गलत नहीं थे, आपको लग रहा था ये कहाँ से क्वेश्चन आ रहे हैं, देन इट्स टाइम फॉर रीअसेसमेंट। सर बिकॉज ये तो एक ही चैप्टर का था ना, फाइनल में तो सारे चैप्टर्स आएंगे। नहीं, वो बात सही है, लेकिन दैट इज नॉट अ गुड वे ऑफ थिंकिंग ना, क्योंकि अगर हम एक सर नहीं हो सकता ना कि इसकी प्रिपरेशन ठीक से नहीं हो, बिकॉज मैंने इसकी प्रिपेयर नहीं किया था अच्छे से। हाँ, तो ये कह सकते हो, लेकिन हाँ ये भी है। अच्छा, उस सेंस में कह रही हो तो ये बिल्कुल सही बात है। देखो, अपने पे कॉन्फिडेंस सबसे बड़ी चीज़ होती है। आपको अपने टेक्निक पे, अपनी पढ़ाई पे कॉन्फिडेंस होना चाहिए, और उस हिसाब से रिजल्ट किस तरीके से बन रहा है उस पर होना चाहिए। और ये भी होना चाहिए कि हाँ, अगर मेरे को अपने आप को पढ़ने के लिए बिठाना है तो मैं बिठा सकती हूँ या बिठा सकता हूँ, वो कॉन्फिडेंस भी होना चाहिए। अब जो लोग फ्लो में चलते हैं, उनकी अलग कहानी है। 2 तरीके के बच्चे होते हैं, एक वो होते हैं जो खुद का फ्लो बना लेते हैं, एक होता है वो कम होते हैं। ज़्यादातर बच्चे जो होते हैं वो बाहर की पुश से डिपेंडेंट होते हैं फ्लो पे। तो आप ट्रिक कर लो अपने ब्रेन को, आपको जो चीज़ फ़ायदा कर रही है आप उसको पकड़ लो। अभी अपने बेसिक नेचर को चेंज करने का टाइम नहीं है कि 12th में मैं अपने को हर तरीके से बदलूंगा, ना ना ना। बेसिक नेचर वही रखो अपना। आप ये देखो कि आपका बेसिक नेचर क्या है, उसको कैपिटलाइज करो। बहुत बड़ी बात बोल रहा हूँ मैं, अपने बेसिक नेचर पे मत काम करने लग जाना इस वक्त। आपको जिस चीज़ से फ़ायदा मिला आप वो चीज़ करो। अगर आपको पास, ठीक है बेटा, ओके। ओके सर, थैंक यू। तो जिस चीज़ से बच्चों को फ़ायदा मिल रहा है वो चीज़ करो, ठीक है? और टाइम भी मेरे ख्याल में हो गया है 9:17। तो हम सेल्फ रिलायंस को बच्चों यहाँ से अब कंटिन्यू कर लें। किसी बच्चे को डाउट है तो वो पूछ सकता है, किसी को भी डाउट हो। सर हाँ जी बेटा। सर मेरे स्कूल में ये चैप्टर अभी करा नहीं रहे, हमारे स्कूल में रूरल डेवलपमेंट के ऊपर चल रहा है, और दूसरा सस्टेनेबल डेवलपमेंट कराया है अभी शुरू।
बेटा आप दिखाई नहीं दे रहे हो, कौन बोल रहा है? सर दिया। हाँ दिया। देखो बेटा अलग अलग चैप्टर्स करेंगे, कोई ऐसा भी होता है जो HCF ले ले, कोई पॉवर्टी ले ले, ऐसे भी होगा। लेकिन हर स्कूलों में अलग अलग कॉम्पिटिशन कॉम्बिनेशन बन जाएंगी। तो हम क्या करेंगे, हम 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ही चलेंगे। और ये कर सकते हो आप कि अगर कोई चैप्टर ऐसा आपने पढ़ा तो अगर कहीं से आ रहा है उसको एक बार पढ़ लो, कहीं डाउट हो तो पूछ लेना, ठीक है ना? मैसेज दे देना, मैसेज पे मैं आपको वॉइस नोट पे जवाब दे दूंगा उसका। ये सब बच्चों के लिए है मैसेज। जैसे मान लो तुम्हारा 5th चैप्टर आ रहा है 4th, उसको पढ़ लो एक बार। पढ़ने के बाद कोई प्रॉब्लम आती है तो मेरे को रिटर्न भेज दो, मैं उसको वॉइस नोट से आपको आंसर भेज दूंगा उसका। जो भी डाउट होगा, डाउट तो मैं क्लियर कर ही दूंगा ना, कोई अगर कोई डाउट आएगा तो। ठीक है सर, थैंक ठीक यू। है बच्चों, ओके थैंक यू सर, बाय। बाय बेटा, Bye sir, thank you sir. बाय Bye. सर। बाय सर, थैंक यू। बाय बच्चों।